प्रणाम। आज हमारे साथ नेचुरोपैथ रजनी गुप्ता है, जो मैथ्स की टीचर भी रही हैं पहले स्कूल्स में, अब रिटायर हो गई हैं। तो उन्होंने नेचुरोपैथी का कोर्स कर लिया और वो ना बहुत कुछ काम कर रहे हैं। तो उसके साथ में कुछ उनके बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ प्रश्नों का उत्तर, तो मैंने कहा चलो आज लाइव में प्रश्नों का उत्तर देंगे। मैं कुछ ना कर गुरुजी और तत्व ज्योतिष का काम करता हूं। 5 तत्वों पर है सारी मेरी एक्टिविटी, उसका यूज प्रयोग मतलब बहुत कुछ करते हैं हम लोग, सब कुछ करते हैं इनफैक्ट। तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं इनके, तो आज हम इनके प्रश्नों का उत्तर देंगे जी। तो आज आप शुरू करते हैं इस काम को, क्योंकि ज़्यादा हम लोग फॉर्मेलिटी में पढ़ते नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है। हम लोग सीधे साधे से प्राणी हैं, नॉर्मल लिविंग। तो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या होगा? धन्यवाद गुरुजी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तत्व ज्ञान, आप तत्व ज्ञान की बहुत बात करते हैं तत्वों की, तो तत्व ज्ञान है क्या? हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या तत्व हैं हमारे? क्योंकि हमें तो अभी तक सिर्फ 5 तत्वों के बारे में पता है, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। पर इसके अलावा भी क्या और तत्व होते हैं, या इनकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? जी देखो, हम तत्वों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक्चुअली इम्पोर्टेंट सवाल बनता है वो ये बनता है कि अगर 5 तत्वों से सब कुछ बना है, तो मरे हुए और जीवित प्राणी में क्या फर्क है? पहले हमें इसको समझना होगा। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मरे हुए और जीवित प्राणी में क्या फर्क है, तब तक आपको 5 तत्वों की कहानी समझ में आएगी नहीं। क्यों? जब सब चीजें 5 तत्वों से बनी है, तो मरा हुआ भी तो 5 तत्वों से बना है और जीवित भी 5 तत्वों से बना है। तो इनमें फर्क क्या है? मरा हुआ तो मरा हुआ है, डेड बॉडी तो डेड बॉडी है, और जो जीवित है उसमें से ऐसा क्या निकल गया कि वो मर गया? तो डेफिनेटली 5 तत्वों में से तो कोई तत्व निकला नहीं है। ये बात तो समझ में आती होगी कि 5 तत्वों में से तो कोई तत्व निकला नहीं है, वो तो बॉडी के अंदर है ही। तो निकला क्या? तो है ना कि आत्मा निकल जाती है। करेक्ट। तो अब देखो कमाल, देखो अगर आत्मा निकल जाती है, जब आदमी मरता है या इंसान मरता है या जो भी कोई एंटिटी मरती है, तो उसमें से आत्मा निकल जाती है। ओके, तो जीवित शरीर में इसका मतलब 5 तत्व प्लस 1 आत्मा हो गई। तो 6 तत्व क्यों नहीं कहा इसको? आत्मा को 1 तत्व और कह दो और 6 तत्व हो गए। आत्मा कोई किसी को दिखती थोड़ी ना है। आत्मा कोई आत्मा को हम तत्व कैसे कह सकते हैं? तो बाकी तत्व कहाँ दिखाई देते हैं? लीवर दिखाई देता है क्या? तो लीवर तो हमारे शरीर का एक अंग है। कैसे पता? किसी ने कह दिया ये लीवर है तो आपने मान लिया? नहीं, उसका फंक्शन है, एक रोल है हमारे शरीर। वही तो है, किसी ने कह दिया कि इस लीवर का ये फंक्शन है, तो आपने मान लिया। चलो मान भी लिया, तो लीवर भी तो 5 तत्वों का बना है कि नहीं बना है? ऑब्वियस है, हर चीज जब 5 तत्वों की बनी है, अगर आपने उसको नाम लीवर दे दिया तो नेचुरली वो भी 5 तत्वों का बना ही होगा। तो मरे हुए प्राणी में वो लीवर कहाँ गया? लीवर तो बॉडी के अंदर ही है, पर उसने काम करना बंद कर दिया। कर रहे हैं। तो इसका मतलब आत्मा जो निकली है तो लीवर में भी थी, तभी तो काम कर रहा होगा ना। आत्मा निकल गई तो काम करना बंद कर दिया शरीर ने, तो लीवर ने भी काम करना बंद कर दिया। सारे फंक्शंस रुक गए, सारे ऑर्गन्स के फंक्शन रुक गए। दैट्स इट जी। बात ये हो रही है कि मोटा मोटा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आपने कहा ना कि 5 तत्वों से जब बना है सब कुछ, तो ये 5 तत्वों का वो क्या है, मतलब पर्पस क्या, रोल क्या है, रोल क्या है, इनका रोल क्या है, ये है क्या? सवाल यही था ना। तो जब मैंने ये एग्जाम्पल लिया, क्यों मरे और जिंदे का एग्जाम्पल क्यों लिया, इससे सबसे आसानी से समझ में आ जाता है कि एक तत्व ऐसा और है, या एक कोई ऐसी चीज और है जो निकल गई तो मरा है कि नहीं? वो क्या है? उसका नाम दे दिया आत्मा। चलो ठीक है।
आत्मा किस चीज की बनी है? आत्मा भी तो किसी, अगर वो निकली है तो इसका मतलब उसमें भी किसी चीज की बनी होगी। ऑब्वियस सी बात है। लीवर है, उसने काम करना बंद कर दिया तो आत्मा निकल गई तो लीवर ने काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब पूरे शरीर के सारे जितने भी अंग अंदर हैं उन सबकी आत्मा निकल गई एक साथ। या फिर हम ये भी कहते हैं कि सांस रुक गई, मतलब सांस नहीं ले रहा इंसान तो मर गया। पर ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सांस तो मैं रोक सकता हूं। कोई सांस मान लो 5 मिनट अगर रोक सकता है तो मर गया क्या? तो मरे और जिंदे की फर्क की बात कर रहे हैं हम लोग। सांस का तो कोई मतलब है ही नहीं यहां पर। और आत्मा अगर निकली है तो क्या आत्मा सांस को कहा गया है? नहीं, आत्मा तो सांस नहीं है। करेक्ट। सो इसका मतलब है कि हमारे समझने में कहीं गड़बड़ है। तो मूल बात यह है कि असल में ये जो शरीर है ना, ये 5 बीज का बना हुआ है। 5 तत्व कह रहे हो आप, पर मैं कह रहा हूं 5 बीज। वो क्या होता है? फर्क क्या है कि आपका शरीर 5 बीज का बना है और हर बीज 5 तत्वों का बना है। खेल यहां पर यह समझने का है कि 5 बीज से मानव शरीर बनता है। बाकी जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां कही गई हैं, पेड़ पौधे, भौतिक जगत, जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी, है ना। तो ये सारे के सारे के अंदर बीजों की कमी या ज्यादा होते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, ये 3 बीज के बने हैं। और पशु पक्षियों में कोई 4 बीज का बना है, कोई 2 बीज का बना है, कोई 4 बीज का बना है। इंसान ही सिर्फ एक ऐसा एंटिटी है, मनुष्य ही सिर्फ एक ऐसी एंटिटी है जो 5 बीज से बनी है। इसीलिए मनुष्य जीवन कहते हैं बहुत मुश्किल से मिलता है। उसका मतलब ही यही है कि उसमें 5 बीज उपस्थित हैं। 5 बीज, और हर बीज 5 तत्वों का बना है। इसलिए कह दिया गया, क्योंकि ये गैप आ गया बीच में समझने में कि हर चीज 5 तत्वों से बनी है, वो कहा गया। तो यानी कि हम बीज से एक स्टेप डीप चले गए, सूक्ष्म में चले गए। तो हमें पता लगा कि हमारे सारे बीज ही 5 तत्वों से बने हैं, अलग अलग। ये नहीं है कि एक बीज एक तत्व से बना है ना, एक बीज 5 तत्वों से बना है। तो 25 कॉम्बिनेशन हो गए। 5 तत्व, 5 बीज, 5 बटे 25, पर 24 होते हैं ये, 25 नहीं होते। क्यों? क्योंकि आकाश तत्व, वही आत्मा जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आत्मा को समझना है तो आत्मा 3 बीज से बनी है। आत्मा 3 तत्व से बनी है। शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन आत्मा जो है वो 3 तत्वों से बनी है। खेल ये है सारा का सारा। तो आत्मा को भी क्या हम बीज कहेंगे? नहीं, बीज ही है ना। आत्मा भी बीज है। हाँ बिल्कुल, आत्मा भी बीज है। और ये 5 बीज क्या है? ये 5 बीज है आपका भौतिक शरीर जो दिख रहा है, उसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है। फर्क समझना आप, मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है 5 तत्व, पर पृथ्वी तत्व ज्यादा है सिर्फ भौतिक शरीर में। हाँ, मरा और जिंदा दोनों की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। हाँ, शरीर का मतलब शरीर है, उसमें मरा और जिंदे की बात नहीं हो रही है यहां पर। फिर उसके बाद आपका सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति, मेमोरी, इसको कुल मिलाकर के ये एक बीज हुआ। इसको कहते हैं हम लोग मेंटल बॉडी। एक फिजिकल बॉडी हो गई, एक मेंटल बॉडी हो गई। तीसरा एनर्जी, ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए?
काम करने के लिए, हर परफॉर्म करने के लिए, हर चीज के लिए ऊर्जा चाहिए तुम्हें। तो तीसरा बीज है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब एक जनरेशन, ऊर्जा के अब दो वो हो गए। एक तो जो ऊर्जा पैदा कर रहा है, एक शरीर जो ऊर्जा पैदा कर रहा है, और एक शरीर जो ऊर्जा को पहुंचा रहा है। जहां काम करना है उस काम के लिए ऊर्जा को वहां पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट। तो ये दो अलग अलग बीज, दो अलग अलग। जनरेशन तो जनरेटर है, और जो ट्रांसफर कर रहा है वो तारे हैं, वायर। तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम जितना भी है, नर्वस सिस्टम और ब्लड फ्लो सिस्टम, वो सारा का सारा सिस्टम जो है एक अलग बीज है वो। और पांचवा बीज जो है वो है नॉलेज, ज्ञान, एक्सपीरियंस। फिजिकल बॉडी काम करती है, मेंटल बॉडी काम करवाती है। ज्ञान आपको वो काम करवाना कैसे है वो बताता है, और उसको करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो जनरेटर जनरेट करता है, और ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर कर देता है। तो ऐसे 5 बीज हो गए, ठीक है। और हर बीज 5 तत्वों से बना है। तो उनमें भी क्या कोई ज्यादा कम ज्यादा होता है, या उनमें कंपोजिशन है ना, सबका अलग अलग है। कंपोजिशन में फिजिकल बॉडी में पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। हम लोग यहां पे प्रधान शब्द का यूज करते हैं कि वो मैक्सिमम होता है। और मेंटल बॉडी में अग्नि तत्व प्रधान होता है। और ऊर्जा जनरेशन वायु तत्व, ऊर्जा ट्रांसफर आकाश तत्व, और जल तत्व का क्या? सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी लगता है। हाँ, डिसीजन मेकिंग जो जल तत्व है वो है नॉलेज बैंक, जो आपके पास ऑलरेडी है, आपकी मेमोरी एक्सपीरियंस जिसको कह सकते हो आप। और जो अग्नि तत्व है वो है आपकी डिसीजन मेकिंग, मेंटल पावर में डिसीजन, सोचने के बाद निर्णय लेना, डिसाइड कर लेना कि मुझे ये काम करना है, वो अग्नि तत्व पर है। ठीक है ना। तो ये है 5 तत्व, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। 5 बीज बनते हैं, और उन 5 बीज से शरीर बनता है। जैसे पेड़ है, वो अपने आप से डिसाइड नहीं कर सकता, कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता, और वो अपने आप से कुछ काम भी नहीं कर सकता। पता है आपको? नहीं, पर पेड़ तो उसके जो अपने काम डिफाइंड हैं। डिफाइन कौन करेगा? डिफाइन कौन करेगा? वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। पेड़ अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। उसका जो प्रोसेस चल रहा है, ऑक्सीजन बनाने का, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने का, जो भी ये सब प्रोसेस उसका नेचुरल है, डिफाइंड है। तो इसलिए वो अपने आप से सोचे कि मैं यार अगर वो पेड़ सोचने लगे कि भाई मैं तो जो है ऑक्सीजन दे तो दूंगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लूंगा नहीं, मतलब बदल नहीं सकता वो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता वो। तो इसलिए वो 3 बीज का बना है। उसमें एनर्जी जनरेशन की जरूरत नहीं है। एनर्जी जनरेट नहीं करता पेड़, ट्रांसफॉर्म करता है। सन एनर्जी ली, उसको कुछ करके वापस दे दिया, तो वो ट्रांसफॉर्म करता है खाली, ना जनरेट करता, ना डिसीजन लेता, ना काम करता। काम तो कर रहा है। क्या कर रहा है? डिसीजन ले सकता तो काम कैसे करेगा? फिजिकल बॉडी है उसकी, पर उससे काम करवाया जाता है। और से एक्सटर्नल सोर्सेज, सूर्य की रोशनी काम करवा रही है उससे, सूर्य की एनर्जी काम करवा रही है उससे, हवा काम करवा रही है उससे। हवा कहती है, हवा चलती है तो पेड़ चलता है, हवा रुक गई पेड़ रुक गया। अपनी मर्जी से नहीं चल सकता कि हवा नहीं है तो भी मैं चल रहा, वो नहीं कर सकता ये काम। समझे ना। तो 3 बीज से बना है। ऐसे ही आत्मा 3 बीज से बनी है। फर्क क्या है? उसके 3 बीज कोई और है और उसके 3 बीज कोई और है। समझे? बीज भी फर्क फर्क होते हैं हर एक के। नहीं, बीज कोई और है, 5 बीज है ना, 5 में से 3 है, तो कॉम्बिनेशन कौन सा है? कॉम्बिनेशन फर्क
तो वो योनि डिसाइड करता है कि इतने ये योनि है तो उसमें इतने ही बीज होंगे, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। तो ये उनके फंक्शंस पे डिपेंड करेगा नेचुरली, क्योंकि डिफाइंड है, फिक्स्ड है, इसीलिए उनको भोग योनि कहा गया है। उनको भोग योनि कहा इसलिए गया कि वो अपनी मर्जी नहीं चला सकते, अपने डिसीजन नहीं ले सकते, डिपेंडेंट है, एनफोर्स नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं ले सकते तो एनफोर्स नहीं कर सकते। जैसे पक्षियों की बात करते हैं हम, पक्षी को गर्दन में अगर वो लगी है, कुछ खुजली हो रही है तो वो अपने पंजे से खुजा लेगा, पर अगर बैक पे हो रही है तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही पशु जो है अपनी पूंछ से बैक से हटा सकते हैं, लेकिन अगर कोई आके ऐसी जगह बैठ गया जहां पे उसकी पूंछ नहीं पहुंचती और बाकी कुछ तो है ही नहीं उसके ऊपर पहुंचाने को, तो ये भोग योनि है इसीलिए कि इनको सजा मिली हुई है। भोग योनि और योग योनि का मतलब क्या है? मनुष्य जन्म कहते हैं बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, और भोग योनि का मतलब क्या है? तो नरक और स्वर्ग, यहां पे अभी हमें यह समझना होगा। लोक, वो कहते हैं श्वास तो खाली जात है, 3 लोक का मोल। ये लोक क्या है? तो लोक है यमलोक, पृथ्वीलोक और एक और होता है कोई, स्वर्ग लोग भी बोलते हैं। स्वर्ग, नरक और पृथ्वी एक और है पाताल। 3 लोक कहे गए हैं। 3 लोकों का मोल अगर जोड़ लो तो इनको बेचो तो एक सांस मिल नहीं सकता, आपको मिल नहीं सकता, आप खरीद नहीं सकते। तो पैसे का तुम करोगे क्या? किस काम का है जो एक सांस नहीं खरीद के दे सकता आपको? सांस कम जरूर करवा सकता है। बोझ, गधे को समझो आप यहां पर कि गधा जो है उसके बारे में क्या, वो गधा शब्द क्यों यूज किया जाता है? गधा बहुत ही एक महत्वपूर्ण यूनिट है, एंटिटी है, योनि है। एक मस्त रहता है, जब छोड़ दो उसको वो कुछ नहीं करता। गधा मतलब कुछ नहीं करता, पर जैसे ही उसके ऊपर बोझ लाद दोगे तो वो बोझ को पहचानता है और उसको पता है इस बोझ को कहां लेकर जाना है, उसके पीछे चलने की जरूरत है। वो गलती नहीं करता है, गधा कभी गलती नहीं करता है, उसका पक्का है, फिक्स है कि उसके ऊपर बोझ लाद दो तो वो जहां जाना है वो वहां तक जाकर के बोझ जब उतर जाएगा तभी आएगा वापस, नहीं तो वहीं खड़ा रहेगा। गधे की खासियत है ये कि जब तक बोझ लदेगा नहीं तब तक वो अपना मस्त रहेगा, खाता रहेगा, खाएगा, लेटेगा, जो भी करेगा। और जब उसके ऊपर बोझ लाद दिया जाएगा तो जब तक वो बोझ उतर नहीं जाएगा, जहां जाना है उसको वहां पर खड़ा रहेगा जाकर के। और टाइम भी फिक्स है, उतना ही टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि बोझ उतारना है, बोझ उतारे बिना काम नहीं चलेगा। तो बोझ का मतलब है काम, श्रम, मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको। तो ये चीज समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि गधा क्या सिखा रहा है हमें। गधा हमें सिखा रहा है कि हम बोझ की इंतजार करते हैं कि बोझ आए तो हम कुछ काम करें। पता है इंसान नौकरी क्यों करना चाहता है? मानव, कि कोई उसके ऊपर बोझ लाद दे
तो वो काम कर ले, अगर नहीं ला दे तो उसको पता ही नहीं है क्या करना है, वो खुद से डिसाइड ही नहीं कर पाता कि उसको क्या काम करना है। और गधे की भी योनि तो भोग योनि ही है। कोई ना कोई कर्म फल निपटाने के लिए ही उसको गधे का योनि मिली है। योनियां मिलती हैं कर्म फल के आधार पर। मनुष्य रूप में भी आप गधा हो सकते हो, मनुष्य रूप में भी आप शेर हो सकते हो, मनुष्य रूप में कोई भी जानवर का रूप आप अपना दिखा सकते हो। आपके पास चॉइस है, फ्री विल किसको कहा गया है। जब आप चाहो गधा बन सकते हो, जब आप चाहो शेर बन सकते हो, जब आप चाहो बकरी बन सकते हो, जब आप चाहो जो चाहो वो बन सकते हो। उसके लिए बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो आप एक्वायर कर सकते हो, सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी योनियों में गधा कभी शेर नहीं बन सकता। सिर्फ मानव योनि में ही है कि आप कुछ भी बन सकते हो। मनुष्य योनि में जो चाहो। तो ये है मेन मूल जो वो समझने वाली बातें हैं, वो यही है कि 5 तत्वों से शरीर नहीं बना है। एक स्टेप आगे आना पड़ेगा आपको ये समझने के लिए, ये 5 बीज से शरीर बना है। और आत्मा 3 बीज से बनी है। और योनियां 1 बीज की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है। 5 बीज से सिर्फ मनुष्य बनता है और कुछ नहीं, सिर्फ मनुष्य। और भूत प्रेत चुड़ैल और जितने भी है ये सब योनियां ही हैं। और जब मृत्यु होती है तो 13 दिन के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई योनि मिल जाएगी, पक्की बात है ये। जी, अगला प्रश्न। अब मुझे ये जानना था कि आकाश तत्व की हम बात करते हैं तो आकाश तत्व का काम क्या होता है? बहुत सिंपल है। आकाश तत्व का काम है प्रसार करना, ऊर्जा का प्रसार करना। जैसे एनर्जी जनरेशन, एनर्जी जनरेशन तो जनरेट नहीं कर दी, पर वो आपके हाथ ने जो काम करना है वहां तक पहुंचेगी कैसे? तो वो आकाश तत्व के जरिए। करेक्ट। तो आकाश तत्व का काम है जगह देना, उस एनर्जी को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये जो ब्लॉकेजेस होती हैं, हार्ट ब्लॉकेजेस, ये मेनली आपके आकाश तत्व के बिगड़ने से होती हैं। आपकी जिंदगी में सारी समस्याएं में सबसे पहले आपका आकाश तत्व ही बिगड़ता है। तो आकाश तत्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी बॉडी में। प्रधान सबसे ज्यादा कार्य आकाश तत्व ही करता है। आकाश तत्व हर योनि में मिलेगा आपको। अगर एक बीज की योनि है तो उसमें आकाश तत्व प्रधान मिलेगा ही मिलेगा। तो आकाश तत्व अगर बिगड़ रहा है, मतलब अगर हमें कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी तरह की हो, तो वो आपके आकाश तत्व को बिगाड़ेगी। सबसे पहले विचारों में प्रदूषण, जो आपकी सोच है, अगर उस सोच में प्रदूषण है तो आपका आकाश तत्व बिगड़ गया। आपने कोई बात सुनी जिसकी वजह से आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ा, कोई भी बात, तो समझो आपका आकाश तत्व डिस्टर्ब हुआ। स्मेल आपको खराब लगी तो समझो आपका आकाश तत्व डिस्टर्ब हुआ। आंखों से आपने देखा और आपको लगा कि यार ये क्या है, तो समझो आपका आकाश तत्व डिस्टर्ब हुआ। छूने से झटका लगा तो समझो आपका आकाश तत्व डिस्टर्ब हुआ। खरोंच पड़ी तो समझो आपको आकाश तत्व डिस्टर्ब हुआ। हर चीज में सबसे पहले आकाश तत्व डिस्टर्ब होता है।
हम उसको ठीक कैसे कर रख सकते हैं? हैं? उसको हम फिर ठीक कैसे रख सकते हैं? हाँ, तो जब अगर ये बात समझ में आती है तो समझो कि आकाश तत्व अगर बिगड़ता है तो उसकी वजह से आपका कौन सा बीज डिस्टर्ब हुआ वो डायग्नोस कराना जरूरी है। 5 बीज है, तो आकाश तत्व डिस्टर्ब हुआ तो कोई एक बीज जरूर डिस्टर्ब हुआ होगा, तो उस बीज का वो करो। जैसे विचार की मैंने बात करी, आपने कोई बात सुनी तो आपका मेंटल बीज डिस्टर्ब हो गया, तो आकाश तत्व डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से आपका मेंटल बीज डिस्टर्ब हो गया, तो डायग्नोस करवाओ कि कौन सा बीज डिस्टर्ब हुआ। फिर उस बीज को, फिर नेक्स्ट स्टेप है उस बीज के अंदर कौन सा तत्व डिस्टर्ब हुआ। बीज 5 तत्वों से बना है। करेक्ट, तो फिर उस तत्व को रिकवर करो। डिस्टर्ब हुआ का मतलब या तो बढ़ गया या कम हो गया। तो बैलेंस शब्द कुछ नहीं होता है, सिर्फ रिकवर करना होता है। बढ़ गया तो भी उसको रिकवर करना है नॉर्मल पे, और अगर कम हो गया तो उसको रिकवर करना है नॉर्मल पे। फर्क समझे आप? बैलेंस का मतलब तो हो गया आपने 5 तत्वों को बैलेंस किया, तो वो एक मूर्खता वाली बात है। आप 5 तत्वों को बैलेंस कर ही नहीं सकते, क्योंकि बीज को बैलेंस करना है आपको। 5 बीज को बैलेंस करना है आपको। 5 तत्वों को बैलेंस करने से कुछ नहीं होगा, और 5 बीज तो बैलेंस कभी हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बैलेंस नाम के शब्द को जिंदगी से निकाल दो। जितनी जल्दी निकाल दोगे उतने सुखी रहोगे। स्टेप्स क्या है? कोई भी समस्या आई है तो समझो कि आपके आकाश तत्व डिस्टर्ब हो गया। अब समझो कि उस आकाश तत्व ने आपका कौन सा बीज डिस्टर्ब किया, ये डायग्नोस करवाओ, और उस बीज में कौन सा तत्व डिस्टर्ब हुआ उसको डायग्नोस कराओ। तो टोटल 24 कॉम्बिनेशन हो गए, समझे आप? तो 24 कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन भी, अगर कॉम्बिनेशन का एक हिस्सा भी डिस्टर्ब होता है तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसका डायग्नोस कैसे पता चलेगा? सिस्टम बने हुए हैं, लैशो लैब है, जैसे पैथोलॉजी लैब है ऐसे ही एशो लैब बनी हुई है। उनमें तत्व डायग्नोस किया जाता है, बीज डायग्नोस किया जाता है, और फिर मेजरमेंट होती है। जैसे पैथ लैब में मेजरमेंट होती है, शुगर इतना लेवल आ गया, उसको ब्लड लिया फिर उसको मेजर किया। ऐसे ही एशो लैब में इंस्ट्रूमेंट लगे हुए, आप कौन सा तत्व डिस्टर्ब हुआ वो बता देंगे, और मेजरमेंट के लिए मशीन लगी हुई है, कितना डिस्टर्ब हुआ वो मशीन बता देगी, और कितने पर वो रिकवर होगा, नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए वो आपको एशो लैब वाले बता देंगे, ये नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए बस। और फिर उसके बाद मेडिसिन, तो मेडिसिन के लिए प्रोसीजर है। अब क्योंकि ये तत्वों की बात है तो यहां पर आपको भोजन में क्या नहीं खाना, परहेज इंपॉर्टेंट है, क्या खाना है इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ भी खाओ पर वो चीजें नहीं खानी जो आपके तत्वों को डिस्टर्ब करे, आपके बीज को डिस्टर्ब करे, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो वो प्रोसीजर बता देंगे रिकवरी का, वो उस प्रोसीजर की प्रैक्टिस करो। यहां पर रिकवरी में मेडिसिन 2 है, बल्कि एक ही है मेडिसिन। मेडिसिन है आपका हार्ट बीट। आपके हार्ट बीट जो है वो मेडिसिन का काम करती है, उसको कस्टमाइज करना होता है आपकी ब्रीदिंग से और आपकी जुबान से, बोलने से। आकाश तत्व बैलेंस होता है ना, हम आकाश तत्व की बात कर रहे हैं, और आकाश तत्व आपका सुनने और बोलने से कनेक्टेड है। तो इसलिए रिकवरी के लिए हार्ट बीट को मॉड्यूलेट करोगे आप अपने वर्ड शब्दों से, और उनको सुनकर के प्रॉब्लम की जगह पहुंचाओगे अपने कानों से, और श्वास प्रक्रिया से उसको मेंटेन करोगे। आपने हील तो कर लिया, रिकवर तो कर लिया, पर उसको मेंटेन भी तो रखना है। तो मेंटेन रखने के लिए श्वास प्रक्रिया। तो हम जो भी बोलते हैं, बोलने से भी हमारा आकाश तत्व डिस्टर्ब हो जाता है। होगा ही ना, क्योंकि तुम सुना तो ना, वो उसी से मेंटेन भी हो जाता, वो रिकवर भी हो जाता है नेचुरली। सुनने से डिस्टर्ब हुआ, आपने जो बोला वो ऐसा बोला जो सामने वाले को डिस्टर्ब करने के लिए बोला था, पर आप भी तो डिस्टर्ब हुए ना, क्योंकि आपने भी तो सुना वो, तो वो डिस्टर्बेंस तो आपको भी डिस्टर्ब करेगी ना।
तो आकाश तत्व का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना कोई डायग्नोसिस संभव ही नहीं है। इसीलिए पैथोलॉजी लैब में बहुत सारे रिजल्ट गलत निकल आते हैं, दोबारा टेस्ट कराना पड़ता है। क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि आकाश तत्व बहुत जल्दी एडजस्ट करता है। आपने अभी टेस्ट किया तो आपकी शुगर का लेवल आया मान लो 200, आपने 10 मिनट बाद टेस्ट किया तो वो आ गया 225 या 250 या 10 पॉइंट कम हो गया या 10 पॉइंट बढ़ गया। तो उसका एकमात्र कारण है कि आपका आकाश तत्व उस 10 मिनट में आपने किया क्या। क्योंकि आकाश तत्व बहुत सेंसिटिव है, पल पल में बदलता है, पल पल में। तो उसको रेगुलर मेंटेन रखना हो अगर, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि वो श्वास योग, श्वास योग, श्वास प्रक्रिया, श्वास योग। अपने सांस को ऐशो सांस में बदलो। ऐशो सांस वो प्रक्रिया है जो आपके आकाश तत्व को स्टेबलाइज करती है। ऐशो सांस जब आपकी बन जाती है, आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, जब वो आपकी ऐशो सांस बन जाएगी तो समझो कि आपका आकाश तत्व नॉर्मल रहने लगेगा, डिस्टर्ब कम होगा। तो ऐशो सांस का मतलब, ऐशो सांस हमें क्या? वो आप हर एक की अलग अलग है। नॉर्मली स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कुछ, जैसे विवाह करना है तो विवाह के लिए योग्यता चाहिए तो आपको, तो आपकी ऐशो सांस, यहां पर अब शंख माप आ जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मेजरमेंट है शंख माप। जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की मेजरमेंट क्या है? सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। ऐसे ही इन तत्वों की मेजरमेंट का जो माप है उसको शंख माप कहा गया है। तो शंख माप आपको बताएगा कि आपके लिए इंडिविजुअल का शंख माप अपना अपना है। लेकिन मैरिज है, जैसे मैरिज इवेंट करना है मेरे को, मैं शादी करना चाहता हूं, तो मेरी एक मिनिमम शंख माप इतनी होनी चाहिए, एक थ्रेशोल्ड लेवल बना दिया। तो उतनी शंख माप है तो आपका आकाश तत्व तो इतना है कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। यह है शंख माप का फायदा। तो वो शंख माप से पता लगेगा आपको कि आपका कौन सी वैल्यू पर आपका आकाश तत्व मेंटेन्ड है। ऐशो सांस कब बनी आपकी? नॉर्मल सांस को ऐशो सांस में बना रहे हो आप, तो शंख माप करते रहो। शंख माप बताए और कितने पर वो होगा जो आपके डायग्नोसिस से पता लगेगा। कि आप एक बार डायग्नोस करवा लो कि आपका शंख माप कितने शंख माप पे आपका ऐशो सांस बन जाएगा। वो मेजरमेंट, वो तो आप डायग्नोस करवा के कभी भी करवा लो, वो एक किस्म से आपकी कुंडली हो गई। तो उसको आप मेंटेन करो और मेजरमेंट करते रहो कि वो उस पर मेंटेन रहे। और जब आपका ऐशो सांस चल रहा है, जब तक आपका आकाश तत्व मिनिमम डिस्टर्ब होगा अपने आप से। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो मुझे ये तो पता चल गया कि हाँ, हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है, पर पहले 5 बीज के बारे में हमें अगर पता होगा तो वो बीज भी 5 तत्वों से, बीज ही एक्चुअली बीज 5 तत्वों से बने हैं, शरीर 5 तत्वों से नहीं बना है। अच्छा। फर्क ये है कि क्योंकि हम 5 बीज से बने हैं और बीज 5 तत्वों से बना, तो हम कह सकते हैं कि 5 तत्वों से बना है, पर गलत, इससे आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। और इसीलिए आज तक 5 तत्वों के ऊपर कोई वो हो नहीं पाई, रिसर्च नहीं हो पाई। तो बीज 5 तत्वों से बने, ये समझना है जी। और उन 5 जो शरीर हैं हमारे, उन 5 शरीरों को हमें, बीजों को हाँ, कि हमने कैसे उनको ध्यान रखना है कि वो कोई भी तत्व डिस्टर्ब ना। करेक्ट, 5 बीजों के तत्व तो सेम है, हाँ, पर कंपोजिशन अलग अलग है। इसलिए वो जो डिस्टर्बेंस होती है किसकी वजह से हुई, वो जानना बहुत। तो आप ये मान के चलो कि 5 तत्व जो है वो 24 मॉलिक्यूल के बने हैं। मॉलिक्यूल पे आ जाओ आप, मॉलिक्यूल पे आ जाओ आप। इनको वर्टिक्यूल कहा गया। वैसे ये जो मॉलिक्यूल तो आप कहते हैं ना, तो वो तो फिजिकल वर्ल्ड का जो ये 5 तत्वों की रिसर्च में इनको वर्टिक्यूल कहते हैं, और जो पैथलैब है उसमें मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट इसमें है वर्टिक्यूल्स। हाँ, तो 24 वर्टिक्यूल से बना है सब कुछ। तो आप ये मान के चलो कि आपका शरीर 5 बीजों से बना है और 24 वर्टिक्यूल से बने हैं आपके सारे बीज।
तो ये कहना ज्यादा बेटर है कि आपका शरीर 24 वर्टिक्यूल से बना है, ना कि 5 तत्वों से। तो इससे आप जल्दी समझ पाओगे जी। सारे वेल डिफाइंड है, क्योंकि एशो लैब काम कर रही है 20 साल से, इसलिए हर चीज वेल डिफाइंड है, पर आपको समझना पड़ेगा जी। मुझे कुछ कुछ तो समझ आने लगा है जी कि हाँ, हमारा शरीर की कंपोजिशन क्या है, हमारा शरीर किन किन बीजों से मिलकर बना है, और वो बीज कितने अणुओं से, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। मॉलिक्यूल नहीं, वर्टिक्यूल्स। वर्टिक्यूल। हाँ, क्योंकि मॉलिक्यूल कहोगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल पैथ लैब में और एशो लैब में वर्टिक्यूल्स जी जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र। अगली बार फिर कभी Q&A का सेशन होगा तो फिर करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।